नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, एएनएम और जीएनएम की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के जो पार्ट है, इसको हम लोग देख चुके हैं और अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स के पार्ट को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कि मानव नेत्र विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं पर नेत्र लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए फोकस कर सकता है। यह डैश के कारण होता है। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंसेज। दिस इज ड्यू टू। तो देखिए आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारी आंख का जो लेंस है, इस ये जो हमारी आंख में लेंस होता है, ये हमारे आसपास में जो विभिन्न दूरी पर वस्तुएं रखी हुई होती हैं, उस पे क्या होती है, लेंस की जो फोकस लंबाई होती है, फोकल लेंथ होती है लेंस की, ये क्या होता है, एडजस्ट होता है, यानी कम ज़्यादा होते रहता है, ताकि हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं इसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएँ। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में हो गया जरा दूरदृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया, या फिर ऑप्शन बी में हो गया समायोजन यानी एकोमोडेशन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मायोपिया, यानी मायोपिया को बोलते हैं हिंदी में निकट दृष्टि दोष। देखिए आपके जो एग्ज़ाम हैं, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में भी मिल सकते हैं कभी-कभी आपको जो ऑप्शन हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ देखिए यहाँ पे इंग्लिश में ही है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ने हैं। तो मायोपिया जो होता है, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और उसके बाद ऑप्शन में है आपके हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष। तो देखिए आपके जरा दूरदृष्टि दोष जो है ये प्रेसबायोपिया है और ये जो होता है प्रेसबायोपिया, जरा दूरदृष्टि दोष, ये होते हैं हमारी आँख का जो लेंस है इसके हार्ड होने से, इसमें लचीलापन कम आने से और जो हमारी पश्चिमा भी जो पेशियाँ हैं, सिलियरी मसल्स हैं, वो ठीक तरीके से अगर काम नहीं करती हैं तो जरा दूरदृष्टि दोष हो जाती हैं। मायोपिया की बात करें, देखिए जरा दूरदृष्टि दोष आपके बाइफोकल लेंस से इसको ठीक किया जा सकता है, यानी द्विफोक्सी लेंस से इसको ठीक किया जा सकता है। मायोपिया जो है आपके, मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष है और इसमें आपको जो सामने की वस्तुएं हैं ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और इसको कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद जो आपकी हाइपरमेट्रोपिया है जिसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें आप दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन सामने की नहीं देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, और इसको कॉन्वेक्स लेंस यानी जो उत्तल लेंस है उससे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए आपको तीनों ऑप्शन में यहाँ पे ये जरा दूरदृष्टि दोष, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तीनों ही दृष्टि दोष हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी होंगे यानी समायोजन, एकोमोडेशन। तो देखिए जो हमारी आँख जो अपनी जो फोकल लेंथ है, फोकल लंबाई है, इसको जो समायोजित करती है आँख में जो लेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समायोजन यानी एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टिविटी इसके डैश पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है इसकी रेसिस्टिविटी? तो ऑप्शन ए हो गया मोटाई पे, थिकनेस पे, या फिर आकृति यानी शेप पे, या फिर पदार्थ की प्रकृति पे, या फिर इसकी लंबाई पे। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो रेसिस्टिविटी होती है किसी भी तार की विद्युत प्रतिरोध, तो ये जो होती है ये नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति पे क्या करती है, निर्भर करती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके, देखिए दो युक्तियां दो बिंदुओं ए और बी के बीच समानांतर में जुड़ी हैं।
इन बिंदुओं के बीच अपरिवर्तित रहने वाला भौतिक मात्रा क्या है? Two devices are connected between 2 points say A and B in parallel. The physical quantity that will remain the same between the 2 points. तो ऑप्शन ए में हो गए आपके करंट यानी जो विद्युत है, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वोल्टेज, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्रतिरोध, या फिर ऑप्शन डी में हो गए आपके इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपके सही जवाब होंगे कि कौन सी भौतिक मात्रा है जो अपरिवर्तित रहती है, ये है आपके वोल्टेज। देखिए, वोल्टेज मापने के लिए जो वोल्ट मीटर भी लगाए जाते हैं, ये भी आपके पैरेलल में लगाए जाते हैं, और जो वोल्टेज होते हैं ये आपके अपरिवर्तित रहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाएं डैश चलती हैं। तो आपके जो मैग्नेट होते हैं उसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं उसके मैग्नेट के इनसाइड में, वो कैसे मूव करती है? उत्तर से दक्षिण ध्रुव, या फिर दक्षिण से उत्तर ध्रुव, या फिर दक्षिण ध्रुव से दूर, या फिर उत्तर ध्रुव से दूर। तो देखिए, आपके जो ये मान लेते हैं एक मैग्नेट है, तो यहाँ पे आपके हो गए साउथ पोल, यहाँ पे हो गए नॉर्थ, और यहाँ पे जो क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये जो चलती हैं, देखिए एक दूसरे से कोलाइड नहीं करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। तो ये आपकी जो चलती हैं क्षेत्र रेखाएं बाहर में आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं। लेकिन अगर इसके इनसाइड की बात करें, चुंबक के अंदर की बात करें, तो ये कहाँ से जाती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर ये रेखाएं जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो सही जवाब होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये हो जाएंगे आपके दक्षिण से उत्तरी ध्रुव तक। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि कूलाम डैश की एसआई इकाई है। कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, या फिर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, या फिर रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो कूलाम्ब जो है ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, एसआई यूनिट है कूलाम्ब विद्युत आवेश की। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपकी जो विद्युत धारा है इसकी जो एसआई जो यूनिट होती है ये एम्पियर होती है, विभवांतर का वोल्ट होता है, और प्रतिरोध जो होता है इसका एसआई यूनिट ओम होता है। तो यहाँ पे आपके जो सही जवाब है, कूलाम्ब किसकी एसआई इकाई है? तो ये आपके विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है यहाँ पे 36 में, 10 ओम 30 ओम प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हैं, परिपथ में कुल प्रतिरोध यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, आपके ये जो जितने भी यहाँ पे रेसिस्टेंस दिए हुए हैं ये किस में जुड़े हुए हैं? श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब रहेगा तो क्या होता है, इसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ देते हैं, और डायरेक्टली जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आपका कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा? 80 ओम आएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे लेंस फॉर्मूला है। तो देखिए, आपके बहुत बार डायरेक्ट आपके फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हर चीज़ आपको ध्यान देना है। फिजिक्स में आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इसको भी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो लेंस का आपका सूत्र है, ये ऑप्शन में यहाँ पे आपके जो सही जवाब है ये है आपके 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या होते हैं? ये आपके लेंस सूत्र होते हैं। और जो यहाँ पे देखिए आपके 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f दिए हुए हैं, ये आपके गलत हो गए। यहाँ भी आपको 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f है, ये भी गलत है। तो आपके लेंस सूत्र जो है ये है आपके 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और दर्पण सूत्र जो होता है इसमें क्या होता है? दर्पण सूत्र में सिर्फ प्लस हो जाता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/f। तो ये आपके दर्पण सूत्र हो गए, ये आपके लेंस सूत्र हो गए।
उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन की कौन सी विशेषता एक चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त घूमने पर परिवर्तित होती है। देखिए, मान लीजिए कि एक प्रोटॉन जो है ये क्या हो रही है, अपनी अ, मुक्त क्षेत्र में घूम रही है, और अगर वहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन घूम रही थी, अपने जो फ्रीली मूव कर रही थी प्रोटॉन, तो इसमें कौन सी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन ए में हो गए आपके द्रव्यमान यानी मास, या फिर भार यानी वेट, या फिर स्पीड यानी जो गति होती है, या फिर आपके वेलोसिटी यानी वेग। तो देखिए, अगर कोई प्रोटॉन घूम रही है, अपनी फ्रीली मूव कर रही है, तो वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाया जाता है तो उसके द्रव्यमान तो चेंज नहीं होंगे, भार में भी कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा, गति में भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपके वेलोसिटी में आएगा, यानी वेग में आएगा। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम जो होता है डैश पर लागू होता है। तो परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं, ये किस पे लागू होते हैं? ऑप्शन ए में हो गए केवल समतल दर्पण पे, या फिर केवल अवतल दर्पण पे, या फिर केवल उत्तल दर्पण पे, या फिर आपके आकृति से निरपेक्ष सभी दर्पणों पे। तो देखिए, जो परावर्तन के नियम है, ये आपके दर्पण, चाहे किसी भी तरह के दर्पण हो, समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो, या फिर उसकी आकृति कैसी भी हो, ये जो परावर्तन के नियम है, ये हर जगह पर लागू होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन डी है, यानी आकृति से निरपेक्ष सभी दर्पणों पे क्या होती है, परावर्तन का जो नियम होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, ये लागू होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 40 नंबर में, कि प्रकाश डैश में सबसे तेज चलता है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, तो लाइट जो होती है वो सबसे तेज किस में चलती है? ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। एक हो गया जल, या फिर वायु, या फिर कांच, या फिर हीरा। तो देखिए, आपको आप ये तो हर एक का यहाँ पे स्पीड आपको ज्ञात, मतलब याद रखना बहुत मुश्किल है कि जल में कितना है, कांच में कितना है, हीरा में कितना है। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद करके रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप याद करके रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे कम या फिर सबसे ज़्यादा किस में है। तो देखिए, जल जो होता है, पानी जो होता है, वाटर, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है। कांच यानी क्राउन ग्लास का जो यहाँ पे होता है, ये 1.52 होता है। एयर जो है, हवा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है। और आपके हीरा का जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये कितना होता है? 2.42 होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जिसका सबसे कम होता है, उसमें क्या होगा? स्पीड सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश का। तो सबसे कम किसका है? ये वायु का है। तो वायु में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी ये लाइट का, और सबसे कम स्पीड किस में होगा? तो ये हीरा में होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो यहाँ पे आपके जो सही जवाब है, प्रकाश की जो चाल है, ये सबसे ज़्यादा किसमें होगी, सबसे तेज किसमें होगी? तो वायु में होगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।